नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने मथुरा के आयोजित पूजनीय साधु संतों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने मथुरा वृंदावन को करोड़ों रुपए की लागत वाली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्य योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5,000 सालों के पौराणिक इतिहास के हम साक्षी बन रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया से भक्त यहां भक्तिमय भाव के साथ एकत्रित हुए हैं। मथुरा की पावन माटी और इसके रज रज में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और ऐसी भक्ति दुनिया में कहीं और मिलना दुर्लभ है और इस पवित्र भूमि को कोटि कोटि नमन और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दौरान उन्होंने मथुरा वासियों को शुभकामनाएं दी है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं आपको आज इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार यहां के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को चलने वाली इस प्रक्रिया के साथ कभी भी अपने को वंचित नहीं कर सकते। याद रखना, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्म का कारण भगवान का परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह उद्घोष भगवान के जन्म का कारण बना था और जन्म के लिए उन्होंने अकेले भारतीयों का, जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा हो और धर्म का उपदेश दिया जा रहा हो, युद्ध भूमि ही धर्म भूमि बन गई। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, ये केवल भारत में हो सकता है। और श्री कृष्ण जैसे अवतार जब इस धराधाम में साक्षात आकर के अपनी कृपा बरसा रहे हो तो उनके द्वारा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और इस दौरान बड़े बयान भी सामने सुनने को मिल रहे हैं। बता दें कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद से ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत नाटो देशों से फोन पर लंबी बातचीत की। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ साथ यूरोपियन देशों को भी बैठक से जुड़ी सारी जानकारी साझा की। इसके साथ ही ट्रंप के इस फोन कॉल से दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं और इस लिस्ट में नाटो के सचिव, फ्रांस के राष्ट्रपति और साथ ही जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है। तो वहीं जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शेयर करते हुए लिखा है कि यूक्रेन ने शांति स्थापित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की पूरी तरह से तत्परता की है और हम राष्ट्रपति ट्रंप के रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का समर्थन करते हैं और हमारे बीच मुख्य मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये बैठक एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ट्रंप से बात करने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉशिंगटन जाने का फैसला लिया है और इसके साथ ही अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बैठक बेशक ही बेनतीजा रही है लेकिन ट्रंप ने इस मुलाकात को सकारात्मक करार दिया है। बीती शाम को हुई इस बैठक के बाद से पुतिन और ट्रंप के बीच बड़ी बैठक देखने को मिली थी और ट्रंप ने इस बैठक को सकारात्मक बताया लेकिन सीज फायर नहीं करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है क्योंकि ट्रंप के साथ साथ बयान उनके लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि ट्रंप से बात करने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉशिंगटन जाने का फैसला लिया है, यानी कि ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात हो सकती है। पुतिन और ट्रंप की बैठक शायद ही बेनतीजा साबित हुई है लेकिन ट्रंप ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया है और बीती शाम को ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात को लेकर कई बड़े बयान भी सामने देखने को मिल रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की तारीफ की थी और आरएसएस की एक संगठन के रूप में 100 साल पूरे करने पर संगठन के कार्यकर्ताओं को याद किया और राष्ट्र निर्माण में उनके कथित योगदान का गुणगान किया। और इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में मौसम गर्मा गया है। विपक्ष के ज्यादातर पार्टियों ने इस बयान पर विरोध व्यक्त किया और इसकी कड़ी निंदा भी की है। इसी बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के बयान पर हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की विचारधारा और पीएम मोदी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने आरएसएस को नफरत फैलाने और देश में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्राचीर पर उन्होंने झंडा फहराया था और इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए थे। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस की तारीफ भी की थी। बता दें आपको कि आरएसएस का एक संगठन जो कि 100 साल पूरे होने पर संगठन के कार्यकर्ताओं को याद किया और राष्ट्र निर्माण में उनके कथित योगदान का गुणगान भी किया। और अब इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में बयानबाजियां देखने को मिल रही है। विपक्ष के ज्यादातर पार्टियां इस बयान पर उनका विरोध भी कर रही हैं। और इसी बीच एआईएमआई के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की विचारधारा पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को नफरत फैलाने और देश में अलगाववाद और बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा उनका बयान। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 95%, 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। एनसीईआरटी ने क्लास 6, 8 और 9 से 12 के लिए 2 नए मॉड्यूलेशन जारी किए हैं। बता दें कि नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूलेशन देश के बंटवारे की विभिन्नता पर आधारित है और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है। मॉड्यूलेशन बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक में जोड़ दिया गया है और मॉड्यूलेशन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण की अंश भी शामिल किया गया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें ये तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या फिर निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। मॉड्यूलेशन के अनुसार 1957 और 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया और शत्रुपूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं और विस्थापना को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक अविश्वास को भी गहराया, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, जम्मू कश्मीर की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया। ये बता दें आपको कि ये बाद में आतंकवादियों के कारण और भी बदतर हो सकता है। एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूलेशन कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है जो कोई खास टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें पोस्टर्स होते हैं, चर्चाएं होती है और वाद विवाद के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर भी ये स्पेशल मॉड्यूलेशन जोड़ा गया है। फिलहाल अब इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस जिन्ना पर अब सियासी विवाद छिड़ता जा रहा है। इसके साथ ही भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नया कंटेंट ने अब नया बवाल खड़ा कर दिया है। बता दें आपको कि पंडित
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का इसमें अंश भी शामिल किया गया है, जिसमें नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या फिर निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने भाषण दिया था और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा था कि विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया है, शत्रुपूर्ण सीमाएं बनाई है और सामूहिक हत्याएं और विस्थापना को बढ़ावा भी दिया है, सांप्रदायिक अविश्वास को भी गहराया है, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया है, जम्मू कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया है, या बाद में आतंकवाद के कारण बनेगा या फिर ये इससे ज़्यादा भी बदतर हो जाएगा। एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूलेशन कोर्स का अब ये हिस्सा नहीं है तो ये फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल होगा। एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का आक्रामक रुख कम होता नहीं दिख रहा है। इसी रुख को जारी रखते हुए विपक्ष नेता अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा है। बिहार में 17 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा में राहुल गांधी के अलावा बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी के अनुसार इस यात्रा के उद्देश्य कथित वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना और एक साफ सुथरी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। राहुल गांधी ने इसे न केवल चुनावी मुद्दा बताया है बल्कि लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा की लड़ाई भी बताया है। यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी और कई जगहों पर जनसभाएं आयोजित की जाएगी। यात्रा 17 अगस्त से शुरू हो रही है। यात्रा की औपचारिक शुरुआत औरंगाबाद के बिहार औद्योगिक क्षेत्र मैदान से दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में आगामी कुछ समय के बाद चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं और इसी बीच एसआईआर को लेकर भी मामला गर्माता हुआ देखा जा रहा है। तो इसी बीच तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी यात्रा करने निकल पड़े हैं और इस रुख को जारी रखते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जो कि बिहार में कल से शुरू होगा और इस यात्रा का नाम दिया गया है मतदाता अधिकार यात्रा। और इस यात्रा में राहुल गांधी के अलावा बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी सहयोगी दल यानी कि बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना है, जिसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक लगातार बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने इसे न केवल चुनावी मुद्दा बताया है बल्कि राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र, संविधान और साथ ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा की लड़ाई भी बताई है। और ये यात्रा बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगी और कई जगहों पर राहुल गांधी की जनसभाएं भी होंगी। ये यात्रा 17 अगस्त से यानी कि कल से शुरू होने वाली है और यात्रा की औपचारिक शुरुआत औरंगाबाद के बिहार औद्योगिक क्षेत्र के मैदान से दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होने वाली है। कल की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे। वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब आपको जो यात्रा, इसमें से कई आप हमारे साथी मीडिया के साथी यहां से जा रहे हैं, शायद आज ही जा रहे हैं। ये 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है। बिहार की हुंकार, रूट मैप हिंदी में पहले दिखाइए। रोड मैप आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। कल की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे। वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है।
हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब आपको विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही काफी विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जमकर हंगामा मचा है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी आवाज को रोकने की कोशिश कर रही है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के विरोध में जमकर हंगामा मचा, जिसके बाद से उन्हें वेन्यू छोड़कर जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विवेक अग्निहोत्री ने फैसला किया था कि वो अपनी फिल्म द बंगाल फाइल का ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च करेंगे। उन्होंने एक सिनेमा हॉल में इसे लॉन्च करना था, लेकिन कोलकाता पहुंचने पर उन्हें पता चला कि इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है और इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट होटल में इसकी स्क्रीनिंग रखी और ये भी फिल्म को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ और ट्रेलर लॉन्च करने में काफी दिक्कतें आई। हालांकि तमाम मुश्किलों के बाद अब द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर सामने आ चुका है और इसके बाद से कोलकाता में कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर तंज कसा गया है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। When we have got all the permissions and we were showing it. क्या बताना चाहोगे विवेक जी? This is ये कहते हैं अराजकता. This is a dictatorship. This is fascism. विवेक जी, and I cannot सुबह से यहाँ पर पुलिस था, बहुत सारे पुलिस बाहर में है, अंदर भी आ चुका। महाराष्ट्र का भीषण बारिश से बुरा हाल है। मुंबई में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। मुंबई को पूरे बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। बता दें कि आईएमडी ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ठाणे के लिए 16 और 17 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस दौरान एक जगह पर लैंडस्लाइड भी हुई। महाराष्ट्र में बारिश और नुकसान पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य में बारिश की चेतावनी जारी है। कृषि विभाग बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर कड़ी नजर रख रहा है। महायुति सरकार नुकसान की पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन के भीतर पानी भर गया है, पटरियां पानी में डूब गई हैं। यात्रियों को इसमें काफी परेशानियां हो रही हैं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।